आज हमारा चौथा लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेव पैकेट को ज़रा तफसील के साथ डिस्कस किया था, तो उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी जो उनको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर आप के साथ जितनी भी गुफ्तगू हुई है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और फिलोसॉफिकल भी है, ठीक है ना। तो उसके अंदर डिस्कशन ज़्यादा रही है। उसकी वजह से ये हुआ है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल करके वो नहीं कर पाए। तो आज मेरी कोशिश है कि हम आज का जो लेक्चर है इसमें इतना अपना मैथमेटिक्स डेवलप कर लें और अपने कंसेप्ट्स डेवलप कर लें कि फिर हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स तो हम कर सकें। मसलन उसमें अगर आपके पास एक फ्री पार्टिकल है या पार्टिकल इन अ बॉक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, तो उसकी एनर्जीज आपने कैसे निकालनी है, मेजरमेंट कैसे करनी है। इसके लिए ज़ाहिर है कि जो डिस्कशंस हम कर रहे हैं वो तो उस मैथमेटिक्स को समझने की एक कोशिश है, लेकिन वो मैथमेटिक्स इट्सेल्फ भी एक समझने की चीज़ है कि वो किस तरह काम करता है। यानी वो मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना होता है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, वो भी सीखने लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। और मैंने अपनी टीचिंग के दौरान अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर उलझ कर रह जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स के अंदर भी जो एक ऑर्डर पाया जाता है ना, कि जिसके ज़रिए आपको एक कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब हर एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ जोड़ के आप जब देखते हैं ना, तो फिर आपके जहन के अंदर मैथ जो है वो एक क्या कहेंगे, गुंजल की शक्ल नहीं लेता, गुंजलक नहीं होता, कन्फ्यूजन्स नहीं करता। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको भी थोड़ा सा यानी कि मैथ को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करें, और वो डिराक नोटेशन के हवाले से हो जाएगी। तो 3 बेसिक मैंने बताया भी था फेसबुक ग्रुप के अंदर कि 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनको आज हमने कवर करना है। एक तो वेव पैकेट कंप्लीट करना है, उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी डिस्कस करने वाली, विड्थ के हवाले से वेव फंक्शन की और अनसर्टेनिटी रिलेशन। दूसरी चीज़ जो है वो आज हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है जेटली का, उनको मिला के पढ़ेंगे। चैप्टर 2 बेसिकली सारा मैथ है, उसका टाइटल भी उन्होंने यही रखा है, मैथमेटिकल टूल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके अंदर डिराक नोटेशन है, हिल्बर्ट स्पेसिस हैं, वो सारी पूरा यानी चैप्टर जो है, ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वगैरह, तो वो पूरा चैप्टर समझ लें कि वो एक मैथमेटिकल पैकेज है जिसको वो फिर आगे पूरी किताब में अप्लाई करता है। तो हम उसको और चैप्टर 3 को मिला के पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जो है उसका टाइटल है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो चैप्टर 3 तक समझ लें कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वांटम की वो मुकम्मल हो जाती है, और फिर चैप्टर 4 से काम शुरू हो जाता है। काम का मतलब प्रॉब्लम्स डिस्कस करते जाते हैं चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो वो लेकिन पहले 3 चैप्टर्स जो हैं ये मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़ने चाहिए, किताब के लफ्ज़ ब लफ्ज़ को समझना चाहिए। अगर आपने पहले 3 चैप्टर नहीं समझे तो फिर चौथे चैप्टर के बाद जो क्वांटम है, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, वो समझ नहीं आती ना। वो मतलब आप हो सकता है कि मैथमेटिक्स के टूल्स को अप्लाई करके प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लें, बल्कि ये कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का मैथमेटिक्स जो है ना ये बहुत आसान है और इसकी फ़िज़िक्स उतनी मुश्किल है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स की जो मैथमेटिक्स है ना वो भी बहुत टफ है, लेकिन उसके कंसेप्ट बड़े सिंपल से होते हैं। यानी मैथमेटिक्स उसका टफ होता है, लेकिन आखिर पर नतीजा सादा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही आपने क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास में देखा कि एक सादा सी बात है कि भाई टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, ठीक है। तो इस बात को साबित करने के लिए आपको इंडिसेस लेने पड़ते हैं और वो इंटीग्रेशंस करनी पड़ती हैं, और बहुत मैथमेटिक्स टफ है उसका। इसी तरह जनरल रिलेटिविटी में भी ऐसे ही है कि यू डू अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स एंड देन कम्स अ लिटिल बिट फिजिक्स, वो बहुत आसान होती है फिजिक्स उसमें। क्वांटम मैकेनिक्स में इसके उलट है, इसका मैथ बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसानी से कर लेते हैं इसके मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उसकी फ़िज़िक्स जो है वो अच्छी खासी टफ है।
तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि मैं फ़िज़िक्स पे ही ज़्यादा फोकस करूं और पिछले 3 दिन से हम यही काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी अगर हम फिज़िक्स पे रह गए और मैथ को टच ही ना किया तो फिर भी हमारी थ्योरी ना मुकम्मल रह जाएगी। तो फिर हमें फ़िज़िक्स तो आती ही होगी, लेकिन जब हमें कोई कहेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो वो हमसे नहीं होगा। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें हमें साथ लेके चलनी है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल आपको कहा था कि इसको लाजमी सॉल्व कर लें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी गॉसियन वेव फंक्शन के हवाले से या गॉसियन वेव पैकेट के हवाले से। तो ये गॉसियन वेव पैकेट है, फर्ज करें हमारे पास, इसको आप सॉल्व करते हैं, इसका नतीजा निकलता है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एट टाइम t0 पर वेव पैकेट की क्या फॉर्म होगी, यानी अभी हम डायनामिक स्टडी नहीं कर रहे वेव पैकेट की, जस्ट वेव पैकेट को एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम देख रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप सॉल्व करें तो इसका ये आंसर आता है साइन नॉट का। इसमें सबसे पहले ये पहचाने कि ये आपको कैसे पता चल रहा है ये गॉसियन है। ठीक है, एक सादा सी पहचान है कि किसी भी चीज़ को गॉसियन कहने की सादा सी पहचान है कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर भी e की पावर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, जो भी वेरिएबल है, x है, r है, y है, तो वो गॉसियन होता है। समझ गए मेरी बात को? तो अब गॉसियन यानी इस एक्सपोनेंशियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं और उसके साथ ये जो एयोटा वाली फॉर्म मिलेगी तो ये उसके अंदर फ्लक्चुएशन पैदा करेगी, क्योंकि आपको पता है ई पावर एयोटा वाली चीज़ कॉज और साइन का फंक्शन बन जाता है ना, कॉज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ई पावर एयोटा थीटा होता है। तो इट गिव्स यू द फ्लक्चुएशन एंड दिस एक्सपोनेंशियल गिव्स यू द फॉर्म। तो ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक फ्लक्चुएटिंग फॉर्म आपके सामने आती है। और अब अगर इसको मैं ड्रा करना चाहूँ तो मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूँ। So this is for example x axis and this is negative x axis, this is psi naught x। तो psi naught x को जब हम प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह का प्लॉट बनता है। ठीक है, नीचे भी जाएगा इस तरह से। इसके अंदर वेव पैकेट की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, आपको नजर आ रही हैं वेव पैकेट की प्रॉपर्टीज। यस, वेव पैकेट की प्रॉपर्टी ये थी कि इन अ गिवन रीजन वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है और आउटसाइड दैट रीजन वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। तो सिर्फ इस रीजन के अंदर ये वेव पैकेट आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता हुआ नजर आ रहा है, और इससे बाहर जो ही आप जाते हैं x इन्फिनिटी तक या माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये वेव फंक्शन डिक्रीज करता जाता है हत्ता कि ये इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाता है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर गॉसियन वेव पैकेट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गॉसियन वेव पैकेट। और कल मैंने बताया था कि ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली इट इज़ द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। याद है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। दूसरी बात ये कि एक्स स्क्वायर ये बता रहा है कि अगर मैं एक्स को नेगेटिव कर दूं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाऊं, तो x माइनस एक्स करने से यहां पर क्या होगा, स्क्वायर करके वो फिर प्लस ही हो जाएगा और इसकी फॉर्म यही दोबारा आ जाएगी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 0 पे खड़े होकर देखें तो ये x पॉजिटिव और x नेगेटिव में सिमेट्रिक नजर आएगा आपको। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है। इस पर जब आप यहां पर खड़े होकर देखेंगे तो अगर मैं ये ना बताऊं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसकी फॉर्म जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है और इसकी फॉर्म जो राइट साइड पे नजर आ रही है, ये एक जैसी नजर आएगी। ये इस एक्स स्क्वायर की वजह से है, सिमेट्रिक है। तो इसको आपने क्या कहा था, दिस इज अ वेव पैकेट। अब बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन क्या बताती है, दिस इज नॉट अ फिजिकल थिंग। ठीक है, वेव पैकेट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, लेकिन इसकी फिजिक्स अगर एक्सट्रैक्ट करनी हो तो आप क्या करते हैं, साइन नॉट का मॉड स्क्वायर लेते हैं, एंड साइन नॉट का जो मॉड स्क्वायर होता है दैट गिव्स यू दी प्रोबेबिलिटी। अब मैं नीचे एक और ग्राफ बना रहा हूं, अगेन इसी को x और माइनस एक्स। अब मैं यहां पर y एक्सिस पे समझ लें साइन नॉट नहीं लूंगा बल्कि
मॉड स्क्वायर लूँगा विच गिव्स मी दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू फाइंड अ पार्टिकल इन दिस रीजन। तो जो चूंकि हम इसका मॉड स्क्वायर कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड स्क्वायर आपको पता है कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके लिए आप फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉड स्क्वायर बनता है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा और माइनस अयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और जस्ट ये टर्म आपके पास बचेगी। ठीक है, तो इस टर्म के अंदर आप x को पॉजिटिव लें नेगेटिव लें मैंने बताया था ये सिमेट्रिक टर्म है, लेकिन जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो इसके अंदर नहीं आ रहा होगा। तो ये जो है ये चलें इसको मैं बना लेता हूँ, ये इस तरह की फॉर्म देगा आपको। सो दिस इज द साइन नॉट मॉड स्क्वायर, राइट। इसमें नेगेटिव टर्म वर्टिकल एक्सिस पे नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगी क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव होकर ग्राफ ऊपर चला जाएगा। और ये जो इस तरह की शेप जब भी कहीं आप देखें कि किसी एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द सिमेट्रिक वेव फंक्शन आपको नजर आ रहा हो और सेंटर के ऊपर उसकी पीक बन रही हो, वो गाशियन होगा। ये लेज़र में भी आप ये चीज़ें देखते हैं कि वो गाशियन नॉन गाशियन ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से कॉस्मोस के अंदर जो रेडिएशन हमें मिलती हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, वो भी यानी जो कायनात में बिग बैंग के बाद रेडिएशंस निकली हैं और वो हम तक पहुंची हैं, उनका जो स्पेक्ट्रम है वो भी मोस्टली गाशियन है। यानी मोस्ट ऑफ द फिजिक्स इज रिलेटेड टू दिस गॉसियन, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के डिफरेंट एक्स के ऊपर साइड डिफरेंट तरह से वेरी कर रहा है, सो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। अब इसके अंदर आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर अब मैं बेसिकली डिफाइन करना चाहता हूँ कि अनसर्टेनिटी आप कैसे देखते हैं। तो अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पर आप देखें कि इसकी अगर मैं इसका ये अगर पॉइंट मैक्सिमम मुझे वैल्यू दे रहा है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट जो है ये मुझे क्या दे रहा होगा, हाफ मैक्सिमम। तो अगर मैं इस पॉइंट को m कहूँ तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, हाफ मैक्सिमम। ठीक है, अब इस हाफ मैक्सिमम के ऊपर अगर मैं पूरी विड्थ ले लूँ इस वेव फंक्शन की या इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो इस जो रेड लाइन मैंने बोली है ना, इसकी जो वैल्यू है इसको लिखते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय हियर। तो x इक्वल टू 0 से आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, तो लेट से ये डेल्टा x है, और x इक्वल टू 0 से यहाँ तक आना पड़ेगा तो लेट से ये डेल्टा x है, चेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2 डेल्टा x। सो दिस इज द फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, राइट। इसका जो हाफ होगा ना, दैट विल गिव यू द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन डेल्टा x। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है x और उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखी हुई है साई ऑफ x मॉड स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं यहाँ से अगर इसकी अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूँ तो वो क्या होती है, वो होती है बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी अनसर्टेनिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, ये स्टैट के अंदर आपने ये चीज़ें देखी होंगी, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज। ठीक है, तो वेरिएंस और फिर फाइनली होती है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आई थिंक ये सही लिखा है मैंने, अब इनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है मुझे, तो मैं एक दफ़ा देख लूँ इसको। हाँ ठीक है, हो गई है कंफ्यूजन कि नहीं, हाँ हो गई है। ये एक्स स्क्वायर पहले आएगा, एक्स स्क्वायर की एवरेज माइनस एक्स एवरेज की का स्क्वायर कर लें तो दैट विल गिव यू डेल्टा एक्स। ओके, सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल।
एंड वो आप फिजिकली अब देख रहे हैं कि वो बेसिकली अगर उसका 2 टाइम कर लिया जाए तो दैट गिव्स यू द फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमम। सो अगर आपके पास एक वेव पैकेट है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है तो आप इजीली वहाँ से अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वेव फंक्शन या वेव पैकेट। सिमिलरली ये मैंने सारा काम जो किया है ना, ये साइन नॉट ऑफ एक्स के लिए किया है। आप यही काम अब दोबारा फाई ऑफ के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक वेव फंक्शन जो है वो गॉसियन है तो जब आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे ना तो वो भी गॉसियन रहता है, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गॉसियन फंक्शन इज अगेन गॉसियन। सो इसका मतलब है कि इसी तरह का मैं सारा काम अगर फाई के लिए करता तो यहाँ पर फाई के आता, यहाँ पे फाई मॉड स्क्वायर आता, और इस ग्राफ में अगेन आप फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम लेते तो यहाँ पर जो चूँकि ये एक्सिस आपने के लिहाज से लिया होता तो यहाँ पर अब आप डेल्टा के और डेल्टा के देखते तो फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम 2 डेल्टा के बनती, और वहाँ से फिर आप डेल्टा के जो है वो भी डिफाइन कर सकते थे के स्क्वायर एवरेज माइनस के एवरेज स्क्वायर। लेकिन बिकॉज हम जानते हैं कि P को लिखा जा सकता है ना एच कट के, तो जो डिविएशन मैं K में लेना चाह रहा हूँ वो डिविएशन बेसिकली P में ही होती है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, तो सम टाइम इसको यूं भी लिखा जाता है। सो P स्क्वायर एवरेज माइनस P एवरेज स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो थोड़ा सा अब काम और इसके अंदर आपने करना है कि इनकी वैल्यूज आपने निकालनी है, ठीक है। तो इस गॉसियन वेव पैकेट के लिए आप देखेंगे फॉर गॉसियन वेव पैकेट, ये अब आप उनके फार्मूलों से आप ये चीज़ निकाल लेंगे कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा के का प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 1/2, और आप इसको डेल्टा एक्स डेल्टा पी का प्रोडक्ट लिखें तो वो भी 1/2 होगा, राइट। तो ये इसको बोलते हैं, इसमें अगर आप एच कट डाल दें तो इन क्वांटम मैकेनिक्स आप इसको क्या करते हैं, जस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा पी को एच कट, उसमें समझ लें एच कट 1 लिया हुआ था, तो अभी तो क्लासिकल चल रहा था ना सारा, वेव है और वेव की प्रॉपर्टीज़ ले रहे थे, तो चीज़ें क्वांटाइज तब होती हैं। ये मैंने आपको हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स में ये चीज़ दिखाई भी थी, एक्स और पी के कम्यूटेटर में अगर एच कट नहीं आएगा तो वो क्लासिकल होगा, ठीक है। तो ये वही उसी तरह की चीज़ है। तो एच कट आप कर लेंगे तो आप क्वांटम मैकेनिकल अनसर्टेनिटीज़ बता रहे होंगे, यानी इन डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के ऊपर जो लिमिट है वो एच कट लगाता है, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम अनसर्टेनिटी। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकला वो ये है कि अगर आपका वेव फंक्शन या वेव पैकेट गॉसियन होगा तो आपको मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मिनिमम अनसर्टेनिटी मिलेगी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में, विच इज़ इक्वल टू एच कट बाय 2। लेकिन अगर कोई और वेव पैकेट ले लें आप तो फिर आपको ये इक्वल वाला नहीं मिलेगा। तो इन जनरल अगर आप लिखना चाहेंगे तो दिस विल बी ग्रेटर देन एच कट बाय 2, और अगर उसको भी शामिल कर लें गॉसियन को भी तो ये फाइनल कंडीशन बनती है, एंड दिस रिलेशन इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जी 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 एच नहीं होगा, एच कट होगा। जो एच है ना वो उधर इस्तेमाल हुआ था एंगुलर मोमेंटम के हवाले से, वो हमने बताया भी था, एन एच वो वहाँ पे है, लेकिन उसके बाद से हम एच कट में काम कर रहे हैं। बल्कि एडवांस कोर्सेज के अंदर तो एच कट भी नहीं लिखते हम 1 लिखते हैं इसकी जगह पे, नेचुरल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें h/2 भी लिख लेते हैं, तो ये h/2 लिखने से h कट बाय 2 और h/2 की
हाँ फ़र्क होता है बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑर्डर जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है 10⁻34। तो ऑर्डर सेम होता है, बाकी कैलकुलेशन के मिसाइल हैं। मैं जिस किताब को फॉलो कर रहा हूँ उसमें h/2 है, ठीक है। इससे फिज़िक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़िज़िक्स इसकी ये है कि अगर आप, अब थोड़ा सा मैं एक लास्ट कमेंट इस पर करके फिर चलना चाहता हूँ आगे। वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, फिज़िक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी फ़िज़िक्स देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप x में अनसर्टेनिटी कम कर देंगे, यानी x को प्रिसाइजली मेजर करने लगेंगे, तो डेल्टा p जो है वो इट विल इंक्रीज टू कीप दिस फैक्टर कांस्टेंट। अभी जस्ट गाउसियन की बात कर लें तो ये बता रहा है कि इन x और p की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू h/2। सो h इज गिविंग यू अ लिमिट टू एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा x एंड डेल्टा p, राइट। मतलब ये कि अगर डेल्टा x को ज्यादा करेंगे तो डेल्टा p को उसके हिसाब से कम करना पड़ेगा ताकि आंसर आपका h/2 आए। एंड सिमिलरली अगर आप डेल्टा p को कम करना चाहते हैं तो डेल्टा x ज्यादा करना पड़ेगा। फिजिकली आप यहां से इसका रिजल्ट क्या लेते हैं, तो डेल्टा x फर्ज करेंगे इफ वी फिक्स से मुराद मेजर ही होता है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। मैं उसकी पोजीशन को फिक्स कर देता हूं, उसको मेजर कर लेता हूं। फिक्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पॉइंट पे उसको फिक्स कर दें। लेट्स से मैं उसको x=0 पे इलेक्ट्रॉन को या किसी पार्टिकल को फिक्स कर देता हूं। पार्टिकल मतलब लेट्स से एट ओरिजिन भी नहीं कहना चाहिए, x=0 कहना चाहिए। मतलब मैंने ये तो बात नहीं की ना कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। x=0 तो क्या होगा, तो यहाँ से आप देखें कि डेल्टा x अगर अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि x 0 है ना, तो फिक्स पोजीशन के ऊपर जब आप डेल्टा x निकालेंगे तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, उसकी एवरेज भी 0 होगी। डेल्टा x विल अप्रोच टू 0 इन दिस लिमिट। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, डेल्टा p विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट। क्योंकि डेल्टा x यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 आए तो उसका आंसर इन्फिनिट हो जाता है। अब इसको अगर आप ड्रा करना चाहें यहाँ पर इसमें देखना चाहें कि ये क्या हो रहा है, तो बेसिकली फिजिकली हो ये रहा है कि आपने एक पार्टिकल की पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया है विद फुल सर्टेनिटी। एक्यूरेटली आपने मेजर कर लिया, यानी उस पार्टिकल की पोजीशन अब प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रही। समझ रहे, प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रही ना, क्योंकि अब तो आपको पता है प्रोबेबिलिस्टिक वो चीज होती है जिसका ना पता हो। दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड डिविएशन 0 हो गई। डिविएशन मींस कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। डिविएशन 0 होने का मतलब है देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, सो यू हैव फिक्स द पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अब आप मोमेंटम जो है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है इट विल गो टू दी इन्फिनिट। मीन्स कि अगर आप इस ग्राफ को ड्रा करना चाहेंगे, ठीक है, तो अब क्या हुआ है, मैं k वाला ग्राफ ले रहा हूं क्योंकि मोमेंटम वाज रिप्रेजेंटेड बाय k। इसको तो क्या ड्रा करना है, तो 0 हो गया ना। तो मोमेंटम को देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, तो होगा ये कि k=0 पर मोमेंटम इस तरह की वैल्यू लेगा। अगर मैं इसको सही तरह ड्रा कर पाया तो वो इस तरह की वैल्यू लेगा। ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका बन जाएगा वो वाला। क्या किया आपने ये जो विड्थ थी डेल्टा x टू डेल्टा x, इसको आपने नैरो किया है। तो जो ही x की विड्थ को नैरो किया टू कंजर्व द एरिया अंडर दिस ग्राफ विच इज गिवन बाय बेसिकली h/2 एरिया अंडर द ग्राफ। टू कंजर्व दिस एरिया अंडर द ग्राफ, जब आपने इसको विड्थ को कम किया तो ये वाली जो मतलब y एक्सिस के ऊपर जो उसकी हाइट है वो बढ़ना शुरू हो गई, हत्ता कि जब आप x=0 पे पहुंचे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिट हाइट मिलेगी।
दिस फंक्शन विच हैज़ एन इन्फिनिट हाइट इज कॉल्ड डिराक डेल्टा या डिराक डेल्टा। अभी कंटिन्यूस केस है ना, मैंने कंटिन्यूस केस लिया था, तो दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि डेल्टा k है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब मैं k इज इक्वल टू 0 करता हूं तो इट गिव्स मी 1 एंड k को अगर k को नॉट 0 करता हूं तो इट गिव्स मी 0। मीन्स कि एक पॉइंट के ऊपर ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा और दूसरे पॉइंट के ऊपर ये अदरवाइज ये मुझे 0 वैल्यू देगा। गॉसियन नहीं, हम गॉसियन में रह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप गॉसियन के अलावा कोई और भी ले लें, उसमें भी ये ट्रू होगा। कोई भी नॉन गॉसियन फंक्शन ले लें उसके अंदर भी ट्रू होगा। ये मैंने k में लिया था, ये x में आएगा मेरा ख्याल है। हाँ, ये मुझे अक्सर कंफ्यूजन रहती है, ये x में आएगा क्योंकि आप x एक्सिस के ऊपर उसकी विड्थ कम कर रहे हैं ना, तो ये आएगा। मतलब ये कि k इज इक्वल टू 0 पे अगर आपको डेल्टा फंक्शन मिल रहा हो तो इसका मतलब है कि आप प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो कहीं और उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 है। उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही जगह पे पाए जाने की है और वो है x इक्वल टू 0 पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने उसको फिक्स किया था, तो पॉइंट वो उसी जगह पे मौजूद होगा और कहीं पे भी मौजूद नहीं होगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन। जी, इन्फिनिट ये है ना, वो ये जस्ट सिंपल मैथमेटिकल आर्गुमेंट भी दे दिया मैंने और ये यहाँ से भी समझा दिया है कि टू कंजर्व द एरिया अंडर दिस ग्राफ इफ यू रिड्यूस द विड्थ ऑफ दिस एक्स एक्सिस दिस विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो इंक्रीज कर रही है मैथमेटिकली। इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स को जो ही मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा तो ये वो चीज़ है जो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हाँ, मैंने यहाँ पर पोजीशन तो बड़ी अच्छी तरह से मेजर कर ली हुई है, लेकिन उसके नतीजे में जो मेरा डेल्टा k है, मोमेंटम है, वो इन्फिनिट हो गया हुआ है। राइट, सो एट अ टाइम आप पोजीशन और मोमेंटम को मेजर एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, विद 100% सर्टेनिटी नहीं कर सकते। राइट, तो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी हो सकती है, बट मैं अब आगे जाना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। यहाँ तक और कोई सवाल? जी, कम्यूटेशन है, इसी वजह से अनसर्टेनिटी है। हाँ हाँ, जी 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 जी, नहीं, आप शायद उलट कर रहे हैं बात। ये इक्वल टू एयोटा एच कट आता है ना, जब इसको यस, अगर एच कट को अगर आप 1 कर देंगे तो फिर वो सिंपल पॉइजन ब्रैकेट बन जाएगी। ठीक है, क्लासिकल केस में चले जाएंगे। यस, करेंगे अभी उसको। डिराक नोटेशन ही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसकी स्नैप कर लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी वेव पैकेट से अब मैं जो है श्रोडिंगर इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। अभी तक हमने इस वेव पैकेट की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं, तो अब एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे ये वेव पैकेट टाइम के साथ मूव कर रहा है, उसकी फॉर्म या ये ट्रैवल करना शुरू करता है, टाइम के साथ इसकी चेंज को देखते हैं। तो मैं पहले जनरली फॉर्म लिख लेता हूँ वेव पैकेट की। इन जनरल हमने वेव पैकेट को कैसे लिखा था, एज अ फोरियर सम, और उसका एक्सप्रेशन था psi ऑफ एक्स टी इन जनरल, जब हमने टाइम को 0 नहीं लिया था। ये जो डिस्कशन हमने की है इसमें हमने टाइम को 0, टाइम को फिक्स किया हुआ था। अब मैं टाइम को फिक्स नहीं करना चाहता, मैं टाइम को फ्लो करवाना चाहता हूँ। तो अगेन 1 डायमेंशन के अंदर हैं, अगर 3 डायमेंशन में हो तो यहाँ पर r आएगा, r वेक्टर, और नीचे 2 पाई h कट 3/2 होता है, लेकिन चूंकि हम 1 डायमेंशन में है तो 1/2 है।
एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई ऑफ के में भी लिख सकते हैं, पी में भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको पी में लिख रहा हूँ। ये वैसे इसके ऊपर डाल देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, ये टिल्डा ये बता रहा है एओटा बाय एच कट और पी एक्स माइनस ई टी एंड डी पी। ऑलराइट, तो ये है। अब दिस इज द वेव पैकेट, जनरल वेव पैकेट इन वन डायमेंशन। तो अब मैं ये करता हूं कि मैं इसका टाइम डेरिवेटिव लेता हूं और साथ ही साथ मैं इसको पार्शियल साई एक्स टी बाय पार्शियल टी करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं इसके साथ आयोटा एच कट मल्टीप्लाई कर देता हूं, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम डेरिवेटिव मुझे बताएं क्या आएगा एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि बाकी जो ये जो टर्म है इसमें तो टाइम डेरिवेटिव टाइम नहीं है ना, इसमें तो जस्ट पी है वेरिएबल, इसमें टाइम है। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जब आप टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा, क्या आ रहा है जवाब इसका? आप ऐसा करेंगे, इस E को जो है ना इन जनरल आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी, इसको हमने आगे यूज करना है। तो इसकी फॉर्म में अगर आप लिख लें तो फिर ये डेरिवेटिव ये आएगा पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ई पावर एयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी, यहाँ पे फिर मैंने E लिख दिया है, यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दी है और डी पी, क्योंकि जब आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ जाता है और उसके एक्सपोनेंट का जो है वो डेरिवेटिव होता है। तो x के लिहाज से तो डेरिवेटिव नहीं हम ले रहे, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और जस्ट ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो दैट विल गिव यू माइनस एयोटा बाई एच कट ई, राइट। तो यहाँ पर आएगा माइनस एयोटा बाई एच कट ई, तो एच कट ओवर माइनस एयोटा इसको इधर ले गया तो 1 ओवर एयोटा के साथ माइनस होगा तो ऊपर जाके एयोटा हो जाएगा। सो यू कैन डू दिस। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसमें मैंने ये किया है कि जो नीचे जब ई यहाँ पर भी आना था तो उस ई की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब क्वांटम मैकेनिकली हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप पी को ये पुट कर दें, ठीक है, और इसकी भी रीज़न है वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि पी स्क्वायर ओवर 2m क्या होगा। दिस विल बी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर एक्स बाय पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ओके, इसको अब आपने यहाँ पे पुट कर देना है। सो एयोटा एच कट पार्शियल साई एक्स टी बाय पार्शियल टी, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई टिल्डा पी, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वी, और फिर इसके साथ आ जाएगा ई पावर एयोटा बाय एच कट पी एक्स माइनस ई टी और साथ आ जाएगा डी पी। अब आप देखें हम तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं पी पर, सो पी वेरिएबल है ना यहाँ पर, तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी पी वाली चीज़ नहीं है, ये एक्स में है और ये पोटेंशियल है, इसको अपनी स्पेसिफाई नहीं किया कि ये पी पे डिपेंड करता है, नॉर्मली ये एक्स पे डिपेंड करता है। सो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। एंड इसको मैं लिख लेता हूँ और बाकी जो चीज़ है पहले ही मौजूद उसको लिख लें।
अब आप मुझे बताएं कि ये जो साइड पे चीज़ लिखी हुई है आखिर पे, व्हाट इज़ दिस, इसको ज़रा बताएं ये क्या है। ये बेसिकली अगेन साई ऑफ एक्स टी है, यही डेफिनेशन थी ना साई ऑफ एक्स टी की, तो ये दोबारा आपको मिल गई है। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला इसका, क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ पर, एयोटा एच कट पार्शल साई एक्स टी बाय पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m पार्शल स्क्वेयर ओवर पार्शल एक्स स्क्वेयर प्लस v और मल्टीप्लाई बाय साई ऑफ एक्स टी। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज थी जिसको हमने यहां पे लिखा था, ये एनर्जी थी ना, राइट, इज इक्वल टू एयोटा एच कट पार्शल साई एक्स टी ओवर पार्शल टी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज दिस, श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट, सो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। तो आपने देखा कैसे वेव पैकेट से हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाल ली है। लेकिन ये जो मैंने काम किया है ना, ये इसको आप डेरिवेशन नहीं कहते मैथमेटिकली, मैंने डिराइव नहीं किया इसको, मैंने जस्ट रिप्रेजेंट किया है द टाइम एवोल्यूशन ऑफ साई, कि वेव पैकेट अगर आपके पास है, किसी चीज़ को आप वेव पैकेट कह रहे हैं, तो उसकी जो टाइम एवोल्यूशन है दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। द टाइम एवोल्यूशन ऑफ साई इज गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अब आपको इसकी फिजिक्स भी समझ आ गई कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वेव पैकेट जो हमने डिफाइन किया हुआ है, उस वेव पैकेट की टाइम एवोल्यूशन दे रही होती है, राइट। और अभी हम देखेंगे कि पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में इट इज़ द फिफ्थ पास्टुलेट, कुछ लोग फोर्थ पास्टुलेट भी कहते हैं, यानी ये पास्टुलेटेड है, इट्स नॉट, ये जो चीज़ है ना, ये पास्टुलेटेड चीज़ें हैं, दे आर नॉट डिराइव्ड, ये डिराइव नहीं किए गए। अगर मैं मोमेंटम को ऐसे ना लिखता तो मैं इस इक्वेशन तक ना पहुंच पाता, श्रोडिंगर इक्वेशन तक ना पहुंच पाता। तो ये चीज़ें पास्टुलेट की गई हैं, इनको डिराइव नहीं किया गया कि आपने को प्रिंसिपल लिखा, फर्स्ट प्रिंसिपल, और वहाँ से आप आर्गुमेंट डेवलप करते गए और रिजल्ट में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन मिली है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ नॉट डिराइव्ड, ये इसकी डेरिवेशन नहीं होती, ये अक्सर किताबों में लिखा जाता है डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ये गलत टर्म है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ नॉट डिराइव्ड, इट इज़ पास्टुलेटेड। ठीक है, मतलब ये पास्टुलेट ना लेते आप तो आप यहाँ तक ना पहुँचते। मैंने इसकी कोई फिजिक्स नहीं दी आपको, किसी प्रिंसिपल के साथ इसको नहीं जोड़ा, मैंने कहा यार पी को ऐसे लिख के देखते हैं, तो जब पी को लिखा तो यू गॉट द रिजल्ट। उसके बाद एक और मज़े की चीज़ है जो यहीं से निकाली जा सकती है, उसको भी देख लेते हैं। फर्दर फर्ज करें कि मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, ठीक है। फर्दर अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो व्हाट विल आई गेट, क्या मिलेगा मुझे, बल्कि आप ऐसा करें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आपको पता है कि यहाँ पे साई स्टार हो जाएगा, यहाँ पे भी साई स्टार हो जाएगा, बिकॉज साई इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मैंने आपको बताया भी था और आज हमने देखा भी है, ये देखें ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। सो और एयोटा की जगह माइनस एयोटा हो जाता है। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन, मैं अब नहीं लिखता इसको, माइनस एयोटा एच कट पार्शल साई स्टार बाय पार्शल टी एंड ई साई स्टार, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये एक और रिजल्ट है जो मैं यहाँ पे बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का के साथ प्रोडक्ट ले लेता हूँ साई का, यानी ये इक्वेशन होगी और एक और इक्वेशन होगी, और उनका प्रोडक्ट लेने के बाद साई और साई स्टार का प्रोडक्ट अगर आप लें और उसका डेरिवेटिव लें तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अब आपने ये थोड़ा सा काम इसमें खुद करना है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी, ऑलराइट।
ये आपने खुद करना है। इसी इक्वेशन को लिखने का एक अंदाज है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी इसको जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट, द माइनस साइन, क्या माइनस आ रहा है। अगर आप इसको इधर ले आए तो, बल्कि नहीं, इसके साथ एक और फैक्टर आएगा विच इज़ एओर्टा एच कट। मैं अभी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे जे को क्या डिफाइन किया है, माइनस। तो फिर ये बन जाती है, मैंने इसमें बहुत से स्टेप्स छोड़े हैं, इस वजह से शायद ये थोड़ा सा आपको नई चीज़ महसूस होगी, बट रिजल्ट इज़ इंटरेस्टिंग। ये रिजल्ट देखा हुआ है आपने, ये क्या है रिजल्ट? ये एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है आपको? व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन? सोचें इसके ऊपर, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है? किसी जगह पर इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई है या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो क्या बताती है कंटिन्यूटी इक्वेशन? बना लें जुमला अपने माइंड के अंदर, फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना वो मैं दे रहा हूँ कि ये मैंने इस तरह से लिखा है, मुझे बल्कि ये इसके ऊपर ये नहीं करना चाहिए, इसको अभी ऐसे ही रहने दें, मैं वेक्टर्स का नाम अभी नहीं लेना चाह रहा। तो जे को आप कर लें एओर्टा एच कट ओवर 2m साई। ये अगर आप जेटली की बुक पढ़ रहे हो ना मेरे साथ साथ, तो फिर आप बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। हाँ जी, क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या बताती है? फ्लूइड मैकेनिक्स में, सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? चार्ज। तो यहाँ पे क्या बता रही है? कंजर्वेशन ऑफ समथिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग? वो यहाँ पे आ रहा होता है जिसकी कंजर्वेशन बता रहे होते हैं। अगर यहाँ पे रो m हो तो मास डेंसिटी होगी, रो e हो तो चार्ज डेंसिटी होगी। अब हमारे रो को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, साई स्टार साई। ये बेसिकली यही चीज़ नहीं है, अभी डिफाइन किया था। एंड व्हाट वाज दिस? सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो इसको आप जानते हैं कि इसको हमने डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये क्या चीज़ होगी? जे क्या बताता होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में? करंट डेंसिटी बताता है। तो दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, सो ये टर्म्स अक्सर पूछने में आती हैं, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये डेरिवेशन से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स फील्ड्स के अंदर। तो पार्टिकल फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि फील्ड्स रियल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो जो फील्ड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आप साई स्टार वाली इन इक्वेशन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकालते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक हमारी वेव पैकेट की डिस्कशन मुकम्मल हो गई। इसके बाद अब मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूँ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे, और फिर उसको रिलेट भी हमने करना है डिराक नोटेशन के साथ। एनी फर्दर क्वेश्चन? इट इज़ अ वेक्टर, बट हमने वेक्टर अभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे इसको वेक्टर कह दें? आपको पता है वेक्टर क्या होता है? मुझे नहीं पता, समझ रहे? हाँ, अभी हमने हिल्बर्ट स्पेसिस या लीनियर वेक्टर स्पेसिस का तारुफ नहीं लिया। तो मैंने पहले भी बात की थी कि मैं जो चीज़ ना मालूम हो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, और क्लास के अंदर यही होता है कि हमें ये पहले मानना चाहिए कि हमें ये नहीं पता, तो फिर हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको कहेंगे ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेक्टर। ये डॉट लगाने का मकसद भी यही है, बट अभी हमने डॉट को भी डिफाइन नहीं किया। वी विल डू दीज थिंग्स। यहाँ तक और कोई क्वेश्चन?
नहीं तो नंबरिंग इसका नंबर 2 है स्लाइड का। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मैंने बताया कि हमने इकट्ठे पढ़ना है, वो इसलिए कि टाइम कम है और मैं थोड़े टाइम में अब कुछ चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो बताना ज़रूरी हैं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अब आपने बर्दाश्त करना है कि मैं थोड़ा फास्ट चलना चाहता हूँ, और इसलिए किताब आपके साथ शेयर कर दी थी कि साथ साथ पढ़ते रहें। तो रिकैप थोड़ा सा करते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है। हमने मैट्रिक्स मैकेनिक्स से स्टार्ट लिया था, और वेव मैकेनिक्स तक पहुंचे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह, जिसको हमने वेव मैकेनिक्स कहा था। तो ये हमने किया है। अब तीसरी एक और चीज़ हम करना चाहते हैं, जहाँ से फाइनली हमारी क्वांटम थ्योरी समझ लें कि कंसेप्चुअली कंप्लीट हो जाएगी, और वो होगा डिराक का काम, डिराक नोटेशन। लेकिन ये तीनों चीज़ों को की करस्पॉन्डेंस दिखाने से पहले हमें अब थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिकली हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को कैसे स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो बेसिक जो प्रॉब्लम था, इसको अगर आप साथ रखना है, वो ये था कि आपने मेजरमेंट्स करनी है किसी सिस्टम की। तो उसके लिए अब हमारी क्वांटम थ्योरी जो है वो कुछ पासुलेट्स कायम करती है, और उन पासुलेट्स के अंदर हमारी पिछली 3 दिन की जो बहसें हैं वो अब इकट्ठी होने जा रही हैं। जितना कुछ हमने सीख लिया है ना, समझ लें, अब उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और नतीजे लेना चाह रहे हैं। तो क्या किया था हमने मैट्रिक्स मैकेनिक्स में सिस्टम को स्टडी करने के लिए? मैंने बताया था कि इन जनरल अगर किसी आम आदमी से पूछें कि यार किसी चीज़ के बारे में आप मालूमात कैसे हासिल करते हैं, कैसे देखते हैं किसी चीज़ को, या उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो लेमैन आपको क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि आपके पास एक सिस्टम है, लेट्स से एस इज अ सिस्टम। अब क्वांटम मैकेनिक्स में इसको क्वांटम सिस्टम कहेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये क्लासिकल सिस्टम होगा, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इट इज अ क्वांटम सिस्टम। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप इसको देखना चाहते हैं। देखने से मुराद ये है कि मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर इसको देखता हूँ और उसके नतीजे में मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, जिनको फिर हम अपनी आउटकम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लेमैन अप्रोच होती है कि आप एक सिस्टम को देखते हैं और उसके नतीजे में कुछ आपको मिलता है। इस चीज़ को क्लासिकली तो आप देखते रहे, क्वांटम मैकेनिक्स इसको किस तरह से देखती है, तो उसका एक हिस्सा आपने देखा था मैट्रिक्स मैकेनिक्स में। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इस आंख को क्या कहा था? मैंने इसको मैट्रिक्स कहा था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो हर्मिशन होना चाहिए। इसको मैंने क्या कहा था? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को देखने के प्रोसेस को, जिसको मेजरमेंट कहते हैं, इसको मैंने क्या कहा था? द प्रोडक्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए कॉलम मैट्रिक्स। और उसके नतीजे में आपको क्या मिलता था? एक कॉलम मैट्रिक्स, और साथ उस कॉलम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज आपकी आउटकम्स होती थी, जिनके ज़रिए से आप इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को जानते थे, और जिस तरह की प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं उस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉलम वेक्टर्स मिलेंगे और आइगन वैल्यूज मिलेंगी, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट, अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्टुलेट बनाते हैं। वैसे ये पास्टुलेट ज़्यादा वेव मैकेनिक्स के हैं, मैट्रिक्स मैकेनिक्स तो बड़े नेचुरल तरीके से मैथमेटिकली आपको चीज़ें दिखा रही थी। तो मैं पहले इनको लिख लेता हूँ ताकि फिर हम इनको डिस्कस कर सकें। ओके, तो इसमें जो चीज़ें हमने पास्टुलेट्स में लेनी होती हैं, पहली चीज़ ये है क्या जिसको स्टडी करना है, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। जिसको हम जानना चाहते हैं वो स्टेट ऑफ द सिस्टम है।
ओके, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स मैकेनिक्स इसके लिए क्या लेती है, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, यही था ना हमारी सिस्टम जिसको हमने कहा था, मैट्रिक्स मैकेनिक्स उसकी जगह पे क्या लेती है, कॉलम मैट्रिक्स। वेव मैकेनिक्स उसकी जगह पे क्या लेती है, साई। अभी 1 डायमेंशन लेनी है या 3, चले मैं 3 डायमेंशन में कर देता हूँ। ओके, श्रोडिंगर ने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, डिराक ने कहा कि उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वो आउटकम्स जो आप रिजल्ट्स जो लेना चाह रहे होते हैं इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, ऑब्जर्वेबल्स। मसलन एनर्जी है, मोमेंटम है किसी सिस्टम का, पोजीशन है, वेलोसिटी है, ये सारे ऑब्जर्वेबल्स हैं, डायनामिकल ऑब्जर्वेबल्स। मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहती है इनकी जगह पे आप हर्मिशन, मतलब चले मैं इनका नाम भी लिखता जाता हूं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये वेव फंक्शन है और ये कैट है, ये नाम है इनके। तो दूसरी चीज अब आपने लेनी है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में या मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखे जाएंगे। सो ये एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसके बारे में अब थ्योरम है कि हर्मिशन क्यों लेना है, दूसरा क्यों नहीं लेना, ठीक है। इसमें इसको कहते हैं ऑपरेटर, वेव मैकेनिक्स में इसको क्या कह देते हैं, ऑपरेटर। सो मसलन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर एटसेट्रा। तो ऑब्जर्वेबल्स बिकम ऑपरेटर्स, ठीक है। बट ऑपरेटर्स आर अगेन यू नो स्क्वायर मैट्रिसेस। तो डिराक जो है वो मतलब डिराक इसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो बस ऑपरेटर्स की फॉर्म में बात करता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस ही होते हैं। सो ये इस तरह की चीज़ है, मसलन ये इस तरह की चीज़ होती है। एक कॉलम मैट्रिक्स को एक रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल इसको प्रोजेक्टर बोलते हैं, दिस इज प्रोजेक्टर। बट आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर साए कॉलम वेक्टर है तो फिर ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे मैंने ब्रा नहीं लिखा, वो भी आना है, सॉरी। तो अगर कैट को मैंने कॉलम वेक्टर कहा है, ठीक है, तो ब्रा जो होगा दैट विल बी अ रो मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद तीसरा पास्टुलेट है मेजरमेंट के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में ना, कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। मेजरमेंट का पास्टुलेट क्या कहता है, कैसे मेजरमेंट करते थे। तो इसमें मेजरमेंट कैसे करते थे आप मैट्रिक्स मैकेनिक्स में, आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे किसी कॉलम मैट्रिक्स के साथ एंड रिजल्ट में आपको सम कांस्टेंट टाइम फिर वही कॉलम मैट्रिक्स मिलता था। तो आप इसको फॉर एग्जांपल कहते थे ए एक्स एक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाती थी ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और फिर आप क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकालते थे। ये सारे मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ से नॉन जीरो सोल्यूशंस आपको मिलते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। वेव मैकेनिक्स में मेजरमेंट कैसे होती है, वेव मैकेनिक्स में मेजरमेंट कैसे होती है, अगेन वही प्रोसेस होगा कि आप ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे वेव फंक्शन के साथ या ऑपरेट करेंगे बेसिकली। सो इन जनरल मैं इसको ए कह रहा हूं, ठीक है। तो ए ऑपरेटर को आप क्या करेंगे, साए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलराइट, और उसके नतीजे में आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप
ए ऑपरेटर को साई के साथ, टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट में आपको ये मिल जाएगा। आमतौर पर इसके लिए ए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैं इन जनरल अभी लिख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता फाइनल स्टेट क्या है, अभी जस्ट जनरल स्टेट लिख रहे हैं। तो इस तरह से मेजरमेंट की जाएंगी। इसको भी हमने डिस्कस करना है ज़रा डिटेल में, बस अभी तो मैं समझ लें कि तारुफ दे रहा हूँ कि क्या क्या पासुलेट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद चौथी चीज़ जो है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन। पासुलेट्स में इंटरप्रिटेशन भी शामिल होती है। हाउ डू वी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ आवर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट करने से क्या होगा स्टेट को, स्टेट ऑफ द सिस्टम जिसके ऊपर आपने मेजरमेंट कर ली है, तो उस स्टेट को क्या होगा। ये जो आपको लैम्डास मिल रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेजरमेंट का रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट है, लेकिन स्टेट इटसेल्फ को क्या होगा। ठीक है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हमने देखी कि वेव मैकेनिक्स में क्या थी। असल में इन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है और वो इंटरप्रिटेशन है, वो मैक्स बॉर्न की इंटरप्रिटेशन है जो तीनों में चलती है। नहीं, यहाँ तक ये मैथमेटिकल चीज़ें थी कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स तो आपने बना लिए, उसके ज़रिए प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसकी फिज़िक्स क्या है। तो फिज़िक्स, इन तीनों की फिज़िक्स देने वाला एक ही है, बॉर्न। एक ही से मुराद जिसको हम पढ़ेंगे। वैसे इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है, इसकी मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन भी है, इसकी बॉमियन इंटरप्रिटेशन भी है, डेविड बॉम वाली। ठीक है, इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि हमने चूँकि इत्तेफाक किया हुआ है कि हमने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को लेकर चलना है, तो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें क्या करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए कि आप साई आर टी और साई स्टार आर टी, ये अभी हमने डिस्कस किया आज, इनको मल्टीप्लाई करके मॉड स्क्वायर लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन पोजीशन x1 एंड x2 विद इन अ गिवन रीजन। आपने देखा था वेव पैकेट में, वो गिवन रीजन में लोकलाइज होता है। तो गिवन रीजन के अंदर किसी पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम या इन चीज़ों की जो आउटकम है एक्सपेरिमेंट की, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कहा जाता है। ये उसकी इंटरप्रिटेशन है वेव फंक्शन की। सिमिलरली आप इसको मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साई स्टार साई। ठीक है ना, चलो इस तरह लिख लो, ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक रो मैट्रिक्स लेंगे और उसको कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिकॉज साई को आपने क्या कहा था, कॉलम मैट्रिक्स ना, तो फिर साई स्टार क्या था, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है इसका, जिसको आपने बरा भी कर दिया था बाद में। तो ये मैंने ज़रा सिमेट्री कायम की है। तो इस सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप साई का चलो इसी के साथ इस तरह लिखेंगे, ऑलराइट। और फिर इसका दिस विल गिव यू दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैटर नोटेशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मॉड स्क्वायर भी करना है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कोई, किसी का यहाँ तक किसी का सवाल हो। वेव फंक्शन के लिए कल वाला लेक्चर देख लें। इसके अलावा जी, जेटली की किताब है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर 2 और 3 हम आज इकट्ठा पढ़ रहे हैं, यानी साथ साथ मैथमेटिक्स भी उसका कर रहे हैं। अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अगेन वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फिजिक्स एंड ट्राइंग टू मेक अ कोहेरेंट पिक्चर ऑफ क्वांटम थ्योरी इन आवर माइंड्स। कि ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनको रिप्रेजेंटेशंस भी कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ये।
तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में बात एक ही हो रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने ये 3 डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, लेकिन असल में उनके पीछे कहानी एक ही चल रही है, और उसके पीछे एक बिल्कुल लेमैन अप्रोच है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं ज़रा टेक्निकल करके। एंड फाइनली 5th पॉइंट, कुछ लोग इसको पास्टुलेट में शामिल करते हैं, करना भी चाहिए, और वो है श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट जो आज अभी हमने देखा भी है, एयोटा एच कट पार्शल बाय पार्शल टी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता मैं, वहाँ पे लिखूंगा, तो एयोटा एच कट पार्शल बाय पार्शल टी ऑफ अगर साई लें आर टी, सो दिस विल गिव यू दी ई साई आर टी। श्रोडिंगर इक्वेशन इज बेसिकली द 5th पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और इसी को अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? कैट ब्रांड नोटेशन में श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, चलो नहीं लिखते। तो कुछ चीज़ें जहन में अब क्लियर हो गई हैं। तो ये चीज़ें मतलब ये पूरी क्वांटम फिजिक्स अब लिखी हुई है। आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने से आपको साय मिल जाएगा। साय मिल गया तो फिर आगे कहानी शुरू हो गई कि उस साय को ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको उसकी आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। और वो आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस जो हैं दे विल गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ द मेजरमेंट, आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ये सारा अलजेब्रा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप सिंपली उसी वेव फंक्शन को जो आपने यहाँ से निकाला हो। सो ये वो स्कीम है जिसको फॉलो किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नॉर्मली। इसको नहीं पढ़ाया जाता आमतौर पे, यानी मैट्रिक्स मैकेनिक्स बहुत टफ अप्रोच है, ठीक है, बहुत टफ अप्रोच है। एक तो मतलब आप 2x2, 3x3 तक तो इसको चलाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से चलती है। इसका जो इस्तेमाल है ना वो आमतौर पे स्पिन में किया जाता है, स्पिन स्टेट्स में। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस का नाम सुना होगा आपने ना, तो वहाँ पे मैट्रिक्स मैकेनिक्स इस्तेमाल की जा रही होती है टू अंडरस्टैंड दी फिजिक्स। बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन एटम है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उन सब के लिए हम इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। सो इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स, यानी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को वो यही होती है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। ये बेसिक है, एडवांस क्वांटम में इससे भी आगे आप जाते हैं, ठीक है, और भी थ्योरीज हैं जो कि आती हैं। ये सारा काम समझ लें 1932 तक का है। तो उसके बाद जो क्वांटम डेवलप हुई है वो हमारा मौजू नहीं है, वो कभी एडवांस टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की। तो फिजिक्स समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ें। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैट क्या होता है, ब्रा क्या होता है, और ठीक है ना कि मैट्रिसेस से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हर चीज़ एक पूरे नक्शे की तरह सामने है। दिस इज़ द कंप्लीट थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको आइंस्टाइन कहता था कि इनकम्प्लीट है, हिडन वेरिएबल वाली बात। ओके, यहाँ तक। तो आगे अब चलते हैं। मेरा ख्याल है कि क्वांटम का जो कोर्स है ना उसका वो क्रक्स यही था। ये कंप्लीट चैप्टर 2 और 3 है, लेकिन आप जब चैप्टर 2 खोलेंगे बुक का तो आप कहेंगे वो तो बहुत लेंथी चैप्टर है, उसमें तो कोई 100 से ऊपर इक्वेशंस हैं तो आप कह रहे हैं कि यही है, तो वो समझ लें डिटेल्स हैं, जिब्रिश, मतलब इधर उधर की बातें हैं, मतलब वो ज़रूरी टूल्स आप डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मसलन एक मोटरसाइकिल के अंदर आप देखें ना, 2 इशारे होते हैं, 2 लाइट्स आगे पीछे वाली होती हैं, हैंडल होता है, और उसके बाद शीशे लगे होते हैं, चाबी की जगह होती है, सुई लगी होती है। वो सारा कुछ करने के बाद, वो सारा कुछ लगा हो, मोटरसाइकिल चलाने लगें और वो चले ना, तो क्या फ़ायदा? समझ रहे मेरी बात? तो वो मैकेनिकी है सारी चैप्टर 2 कि वो जी थोड़ा सा ऑपरेटर को जो है ना डैगर कर लो और उसको ये कर लो, उसको हर्मिशन बना लो, समझ रहे हैं, ये थ्योरम फलां थ्योरम, वो सारी मैकेनिकी करने के बाद अल्टीमेटली जब मोटरसाइकिल चलती है ना तो चलती हुई ऐसी नज़र आती है, ये जो मैंने बनाई हुई है। चल तो मोटरसाइकिल ही रही है ना, वो लेमैन से शुरू किया था हमने, ठीक है ना। हमारी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉन है, वो चल रहा है।
और उसकी हरकतों को हम समझना चाह रहे हैं, और उसकी हरकतों को समझने के लिए हमने ये सारा मैथ और ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद ना चैप्टर 4 में समझ लें कि चैप्टर 2 के अंदर जो डिटेल्स हैं वो छोड़नी नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ओवरव्यू की चूँकि मैं बात कर रहा हूँ, तो ओवरव्यू में आप चीज़ों पे पर्दा डाल देते हैं। मेरी अप्रोच फिलोसॉफिकल कह सकते हैं आप, तो साइंटिफिक अप्रोच ये नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच में तो आपको माइनर डिटेल्स जाननी पड़ेंगी, मतलब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी आपको परेशान करेंगी, तो उसके लिए आपने चैप्टर 2 लाजमी देख लेना है खुद ही, ठीक है ना। तो लिखने पे आए तो मतलब मैंने ये सारा लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी तस्वीरें आपको भेज दूंगा कि ये पूरे चैप्टर का खुलासा जो है 3-4 सफ़े के अंदर ये मैंने दिया हुआ है। इसमें क्या है, हिल्बर्ट स्पेसिस से वो शुरू करता है, लीनियर वेक्टर स्पेसिस को डिफाइन करता है, एंड ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर डिराक नोटेशन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑपरेटर्स हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है हमारा, क्योंकि वो असल में सही मैकेनिक्स उसके अंदर आती है चीज़ों की। फिर रिप्रेजेंटेशन है इन डिस्क्रीट बेसिस एंड इन कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है। मसलन ये पॉइंट यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ मेजरमेंट के हवाले से, कि जब आप डिस्क्रीट बेसिस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आप किस तरह से करते हैं, और कंटिन्यूस बेसिस में किस तरह से करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इसको डिस्कस करना लाजमी होगा, और बस ये काफ़ी है। तो इसकी तस्वीर बना ली आपने? हाँ, पूछें। क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस, फिज़िक्स का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन ना हो। केमिस्ट्री का कोई शोबा नहीं है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन ना हो। बायोलॉजी का कोई शोबा नहीं है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन ना हो। कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन ना हो। क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट इज़ द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। ये नेचर के फंडामेंटल लॉज हैं। कुछ भी जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसमें क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। एनी प्रोसेस इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड, इन्वॉल्व्स क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर हम उसके इफेक्ट्स नॉर्मली उस तरह से नहीं देखते, बट अगर आपको मालूम है तो हर चीज़ बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही है ना। तो अल्टीमेटली एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, एंड वेयर एवर देयर आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देयर इज क्वांटम मैकेनिक्स. So this universe, this all of the processes of the nature are the outcomes of fundamental laws of nature, and these fundamental laws are quantum mechanics, right? So इस श्रोडिंगर इक्वेशन में पूरी केमिस्ट्री समाई हुई है, बायोलॉजी समाई हुई है. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम फिजिक्स. तो क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है, हर चीज़ के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी की सारी बेस करती है क्वांटम के ऊपर. तो इसके ऊपर अगेन, जैसे मैंने पहले दिन हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे लेक्चर दिया था, एक पूरा लेक्चर बनता है एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, राइट? तो उसकी डिटेल में भी अभी हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो फिर मतलब मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि कॉस्मोलॉजी में आपको स्टार्स नज़र आते हैं, आपको गैलेक्सीज नज़र आती हैं, तो ये कैसे पैदा हुई पहली दफ़ा? क्वांटम मैकेनिक्स कि अर्ली यूनिवर्स के अंदर जो भी रेडिएशन फील्ड जो भी था, एनर्जी फील्ड, उसके अंदर अगर क्वांटम फ्लक्चुएशंस ना होती, ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी हम नहीं पढ़ रहे, डेंसिटी पर्टर्बेशंस ना होती, विच इज़ अगेन अ क्वांटम फिनोमिना, तो गैलेक्सीज ना बनती, स्टार्स ना बनते, सोलर सिस्टम, हम कुछ भी ना होता, समझ ना? तो अक्सर मुझे जब ये स्टूडेंट पूछते हैं ना कि क्वांटम हमें कहाँ नज़र आता है, क्योंकि रियल लाइफ में चीज़ें हमें हमारी क्लासिकल वर्ल्ड में ना नज़र आएँ तो कंफ्यूजिंग होती हैं. तो मैं उन्हें कहता था, व्हेन एवर यू आर लुकिंग एट द स्काई एंड यू आर लुकिंग एट द स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो वो कहते नहीं, ये तो क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि यूनिवर्स किसी दौर में प्लांक लेंथ की थी,
ठीक है ना। तो जब आप बैक पे जाते हैं और यूनिवर्स को आप देखते हैं कि वो एक सिंगुलैरिटी से निकल के आ रही है, तो वो छोटे साइज़ की थी, इतने छोटे साइज़ की थी कि वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई हो रही थी। तो अगर अर्ली यूनिवर्स में क्वांटम, मतलब हमने ये कहा है कि छोटी चीज़ें माइक्रो वर्ल्ड के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स ही ठीक बताती है चीज़ों के बारे में, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बताती। तो जब कायनात छोटी सी थी तो उस वक़्त की जो कायनात की हालत होगी, जो भी इसका फेज़ होगा, उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स तो अप्लाई नहीं हो रही होगी ना, उस पर तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई हो रही होगी। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज की वजह से यूनिवर्स इवॉल्व की होगी। तो यूनिवर्स जब इवॉल्व की तो यू गेट दिस all this stuff in the universe, all matter, energy and all the phenomena related to matter and energy, it's all quantum mechanics. ये सब quantum mechanics का नतीजा है। अगर ना होती, और हमने ये किया भी है, ठीक है ना, मतलब जितने भी हाई एनर्जी फिजिसिस्ट हैं, हम यही काम करते हैं कि अर्ली यूनिवर्स के अंदर क्वांटम इफेक्ट्स जो हैं देखते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी इसमें इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो जितनी भी मॉडर्न चिप्स बन रही हैं, सिलिकॉन चिप्स और ये वो, ये ऑल क्वांटम फिनोमिना। क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, क्वांटम इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, दो चीज़ें होती हैं जो एक साइंसदान कर रहा होता है। एक साइंसदान ये कर रहा होता है कि वो कायनात को समझ रहा होता है कि ये किन लॉज से मिलकर बनी है, कौन से लॉज हैं जो इस कायनात की जड़ों में काम कर रहे हैं, और ये हमें सारा कुछ नेचर में नज़र आ रहा है। और दूसरा साइंसदान ये कर रहा होता है कि उससे एप्लीकेशंस ले रहा होता है, वो जो लॉज की अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्लाई करके अपने इस्तेमाल की आसानी की चीज़ें बना रहा होता है, मशीनें बना रहा होता है। तो वो भी मैंने आपको बताया कि ये जितने गैजेट्स जिनके साथ आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्वांटम। अब तो मेडिसिन के अंदर क्वांटम इफेक्ट्स को इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी मेडिसिन तैयार की जा रही हैं क्वांटम बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम लेवल के ऊपर जाकर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, लॉट ऑफ नहीं बल्कि ऑल ऑफ द यूनिवर्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब उसमें यू जस्ट नेम थिंग्स कि जी इसमें होती है, तो फिर वो उसके फील्ड के माहिर से पूछेंगे कि हाँ जी बताएं इसमें होती है। कोई स्टूडेंट कहता है बायोलॉजी में होती है क्वांटम अप्लाई, तो बायोलॉजी वालों से पूछें ज़रा होती है कि नहीं। केमिस्ट्री में होती है तो केमिस्ट्री में भी होती है। मतलब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर एंड नथिंग इज आउटसाइड ऑफ नेचर। जी, नैनो टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम बायोलॉजी जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो आपके एसिड्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स और उनकी डायनामिक्स और उनकी बॉन्डिंग वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो करती है। और क्वांटम बायोलॉजी पे बड़ा काम हो रहा है दुनिया में इस वक्त, समझ रहे हैं। तो मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूं तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता, बट आई वुड रिकमेंड अ डॉक्यूमेंट्री बाय जिम अल खलीली ऑन यूट्यूब, क्वांटम बायोलॉजी, ठीक है। जिम अल खलीली की बल्कि सारी वीडियोज़ ही देखें आप, बहुत मज़े का आदमी है, उसका ये फील्ड भी यही है, ठीक है। खलील ही हम तो लिखते हैं लेकिन वो खलीली लिखते हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, बड़ी मज़ेदार हैं। क्वांटम बायोलॉजी के ऊपर इसकी पूरी टॉक पड़ी हुई है, और भी बहुत सी हैं, मतलब लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँ। केमिस्ट्री के अंदर तो आपको पता ही है कि वो सारी हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग और ये चीज़ें, केमिकल रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स। देयर इज़ नो केमिस्ट्री इफ देयर इज़ नो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऑलराइट, और कोई फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में अगर आप क्वांटम इफेक्ट्स नहीं डालते, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कैसे करता है। दैट इज एक्सचेंज पार्टिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटॉन। फोटॉन इज अ क्वांटम फिनोमिना, ठीक है। मतलब बहुत एप्लीकेशन है, मैं क्या कहूँ कि कहाँ नहीं है, हर जगह पे है। ओके, लास्ट 15 मिनट्स हैं तो मैं क्या करें, डिटेल्स में नहीं जाते, तो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, सादा सी बातें। लीनियर वेक्टर स्पेसिस का तारुफ, और इसकी बड़ी बहस करनी पड़ेगी इसके ऊपर भी कि हम ये वेक्टर स्पेसिस क्यों इस्तेमाल करते हैं।
तो अभी तक ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने लिखे थे ना, कॉलम वेक्टर्स, कैट्स, वेव फंक्शंस, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय, यानी उनका जो अंडरलाइंग मैथमेटिक्स है वो लीनियर वेक्टर स्पेसिस है. सो यू कैन से द क्वांटम मैकेनिक्स इज, द क्वांटम थ्योरी इज बिल्ट अपॉन लीनियर वेक्टर स्पेसिस. यानी लीनियर वेक्टर स्पेसिस मैथमेटिकल फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की. तो लीनियरिटी वैसे क्या होती है? लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? लीनियरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डायनामिकल वेरिएबल्स हैं, और उस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है ना कि न्यूटन की इक्वेशन भी एक इक्वेशन ही है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है. सो इट्स ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर. तो जब उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आप सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वो सेटिस्फाई करती है उस इक्वेशन को. तो अगर आपने एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन फाइंड किया है और फिर आपने उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन दूसरा भी फाइंड किया है किसी और तरीके से, तो वो दोनों सॉल्यूशंस का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल गिव यू दी सेम इक्वेशन. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि, चलो इधर मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास नंबर 1 ये एक सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का और एक और सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ठीक है ना, मतलब एक सॉल्यूशन गाशियन है, नॉन गाशियन है, फॉर एग्जांपल, इस तरह कर ले. तो मैं ये कहता हूं कि ये बिलोंग करते हैं एक ही स्पेस में. अब ये जो स्पेस है ना, ये फिजिकल नहीं है, ये मैथमेटिकल है, ये हमारे माइंड के अंदर है, मैथमेटिकल स्पेस है. तो अगर आपके पास साई और फाई दो सॉल्यूशंस हैं, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो दिस विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन ऑफ द सेम इक्वेशन. ठीक है. फिर उसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको पता है कि अगर मैं साई को फाई में जमा कर दूं और फाई को साई में जमा कर दूं तो ऑर्डर डजंट मैटर. एसोसिएटिविटी है कि अगर मैं साई को फाई में जमा करूं और फिर उसमें काय जमा करूं, एक तीसरा फील्ड, मैं फील्ड बार बार कह रहा हूं, असल में हमारा रिसर्च फील्ड्स के अंदर होती है, दीज आर नॉट फील्ड्स, दीज आर फंक्शंस. ये फंक्शन स्पेसिस हैं, वेक्टर स्पेसिस हैं, लेकिन उसमें ये फंक्शन स्पेसिस हैं. ऑलराइट, तो इसमें ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये एडिशन के बारे में मैं लिख रहा हूँ, ये मैं चीज़ें बस ना फटाफट अब लिखता जाऊँगा, आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को. उसके बाद ये एक चीज़ है, ओके. तो इस सारे, ये सारा जो मैंने लिखा है ना, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज. क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज या एडिशन रूल्स कह लें. एडिशन रूल्स, प्रॉपर्टीज की बजाय रूल्स बेहतर लफ्ज़. दीज आर एडिशन रूल्स. उसके बाद मैं एक दोबारा लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल्स, कि अगर फर्ज करें मैं अपने वेव फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्केलर से, वेयर a इज अ स्केलर, और दूसरे को मैं भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो भी वेक्टर स्पेस का हिस्सा ही होगा. ऑलराइट. अगर साई और फाई वेक्टर स्पेस का हिस्सा हैं तो उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऐड किया जाए तो वो भी एक नया सोल्यूशन जो है वो भी वेक्टर स्पेस का हिस्सा ही होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिनियरिटी. दैट इज व्हाई हम इसको लीनियर वेक्टर स्पेसिस कह रहे हैं. और इसके भी फिर वही रूल्स हैं जी, साई प्लस फाई शुड बी इक्वल टू ए साई प्लस ए फाई. सिमिलरली अगर मैं स्केलर्स को पहले ऐड कर लूँ और उनको ऑपरेट करवा लूँ साई के ऊपर, तो आई विल गेट सेपरेट सॉल्यूशंस विद ए एंड बी, तो उनका भी एक ही रिजल्ट आएगा. फिर उसके बाद अगर मैं बी को साई पे मल्टीप्लाई करूँ या मैं पहले ए को करूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर उसके बाद आइडेंटिटी है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ वेव फंक्शन को किसी ख़ास फंक्शन के साथ, जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, तो वो आपको सेम देता है फंक्शन. सिमिलरली अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई नल फंक्शन से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे नल फंक्शन ही देगा. तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल्स. इनको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल्स. ये रूल्स हैं, इनके अंडरलाइन फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो वो मैं चाहता हूँ कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें ना तो उसमें देखेंगे. अभी समझ लें कि आप वो उस गेम के रूल सीख रहे हैं, जो गेम हमने कल खेलनी शुरू करनी है, लेकिन सिर्फ कल का दिन नहीं है हमारे पास.
बाद में फिर आपको अगर मज़ा आया उस गेम में तो आप सारी उम्र खेलते रहिएगा क्वांटम के साथ। ओके, ठीक है ना। तो ये 2 रूल्स डिफाइन किए जाएं, तो इन 2 रूल्स के ऊपर जो भी फंक्शन पूरा उतरेगा दैट विल बी अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। और हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट देती है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन, इज ए लीनियर इक्वेशन। अच्छा, यहां पर ना मैंने थोड़ा सा नाम का मसला कर दिया है। ये कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो फंक्शन था, ये तो वेक्टर तो नहीं था, वेक्टर तो हम इस तरह नहीं पढ़े हुए। तो यहाँ वेक्टर से मुराद ना वो वेक्टर नहीं है जो एफएससी में हम पढ़ते हैं कि डायरेक्शन है और फलान है, ठीक है। वेक्टर से मुराद ये प्रॉपर्टीज हैं कि जो भी चीज इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी। तो सम टाइम इनके लिए इस्तेमाल होता है फंक्शन स्पेस, यानी फंक्शन स्पेस कह लें इसको। ये सम टाइम ना कुछ लोग ये वेक्टर का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, वो लीनियर स्पेस कह लेते हैं। अब लीनियर स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने आपको 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे ना। लीनियर स्पेस के अंदर मैट्रिसेस भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लीनियर स्पेस के अंदर सारे फंक्शंस जो हैं वे फंक्शंस वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और लीनियर स्पेस के अंदर ही कैट और बरा भी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ लिखी थी ना, ये और ये तीनों बेसिकली लीनियर स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर कंटेन्ड इन लीनियर स्पेस तीनों। तो वो अब आपकी मर्जी होती है कि आपने कौन सी रिप्रेजेंटेशन में क्वांटम मैकेनिक्स करनी है, जिसमें आपको आसान लगती है उसमें कर लें। मसलन ये वाली सबसे आसान है, कैट-बरा नोटेशन सबसे आसान तरीका है क्वांटम मैकेनिक्स करने का। लेकिन ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि इससे रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे और इससे रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, नहीं। सेम रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं कि दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेस। तो आमतौर पे इसको वेक्टर कहा जाता है, ये जो वेक्टर की फॉर्म में, इसको वेक्टर कह देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज रखता है उसको कहते हैं वेक्टर स्पेसिस, और इसको फंक्शन कहते हैं बिकॉज फंक्शन की फॉर्म में ये लिखा गया था। तो ये जब इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन स्पेसिस। और ये मैट्रिसेस हैं, तो इनको समटाइम इनको भी वेक्टर्स ही कहते हैं, कॉलम वेक्टर्स, इनको कॉलम वेक्टर्स भी कहते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। तो ये बात एक ही है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स 3 मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लूज टर्म इस्तेमाल की कि मैंने नीचे साइफाई लिखा, लेकिन मैंने इसको फंक्शन स्पेसिस नहीं कहा, मैंने इसको वेक्टर स्पेस कह दिया। मजीद इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी हैं, बट अगेन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसमें जा सकें। ये मैथमेटिशियंस जो है ना स्पेशली, वो इसकी इन डिटेल्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद अगला तारुफ जो है दैट इज अबाउट द लीनियर हिल्बर्ट स्पेसिस। तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा आज ताकि मैं ये मुकम्मल कर लूँ, और क्योंकि कल हमारे पास लास्ट डे है। बन गई? ओके, ये स्लाइड नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड 5 है। ये थोड़ी सी खुश्क बातें हैं अब, क्योंकि 3 दिन हम काफ़ी गीले हो गए हैं, तो चलो ड्राई भी तो करना है ना, ताकि बैलेंस रहे। तवाज़ुन में जो ज़िंदगी होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज हिल्बर्ट स्पेस। अच्छा, ये समझ लें कि मतलब फाइनल काम था, मैंने बताया था 1932 में वॉन न्यूमन और डिराक का, कि जिसमें आप समझ लें कि मैथमेटिकल फाउंडेशन मिल रही है क्वांटम मैकेनिक्स को।
तो हिल्बर्ट स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कौन सी स्पेस होती है हिल्बर्ट स्पेस। तो नंबर 1, हिल्बर्ट स्पेस जो है इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये लीनियर स्पेस है। और लीनियर स्पेस क्या होती है वो अभी आपने देख ली कि जो ख़ास तरह के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स उसके अंदर फॉलो होते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो सम मैथमेटिशियंस कॉल इट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस भी कहा जाता है। इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। तो मैं जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि स्केलर प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्केलर प्रोडक्ट हम लेंगे वो वेक्टर्स हो सकते हैं। आमतौर पे ये वेक्टर्स में ज़्यादा आसानी से बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में, ठीक है। तो उसके साथ भी इसकी एनालॉजी कायम की जा सकती है। लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया कि आप वेक्टर कह लें, आप फंक्शन कह लें, मैट्रिक्स कह लें, बात एक ही चल रही है। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आपके पास इसको आमतौर पे इस तरह से लिखा जाता है, तो 2 फंक्शन है साई और फाई, उनकी स्केलर प्रोडक्ट, तो ये इसका जो रिजल्ट होगा ना दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हमेशा क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फिर ये कि अगर आप इस स्केलर प्रोडक्ट का स्टारिक कर लें तो दैट विल गिव यू फाई साई। फिर इसके अंदर लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी है, वो पहले मैंने बता दिया था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसकी अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं साए की इस फंक्शन के साथ, तो वो इस तरह से दी जाती है साए फाई 1। तो मेरा ख्याल है मैं साथ साथ ही इसको वो उसमें भी कर देता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो, डार्क नोटेशन में भी मतलब कर दूँ, या अब आपको समझ आ रही है? बट जस्ट जहाँ पे साया आ रहा है वहाँ कैट है, जहाँ से स्टार आएगा 5 स्टार आएगा, वो क्या है? उभरा है। बाकी सब सेम है, मतलब अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स जो है ना वो सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है। तो मैं इसको चलो एक में कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो साथ ही दूसरा भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव होनी चाहिए। इनके प्रूफ्स भी हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। इनके प्रूफ्स भी हैं, लेकिन वो प्रूफ्स आपने नहीं करने। अभी क्लास हो रही है, रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ी देर बाद। ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि ये सेपरेबल होगी, ठीक है, सेपरेबल है। अब मैं जस्ट नाम लिखता जा रहा हूँ, ये चीज़ें एक्सप्लेन करना बिल्कुल, अब हम क्लोजिंग पे हैं। कंप्लीटनेस इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, सही लिखा है, चलो कंप्लीट है, कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं सारी, इनके प्रूफ्स भी हैं। अगेन आई वुड से आप इनको जाके पढ़ें, और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे होगा तो वो बस हम एड्रेस करेंगे। फिर इसके अंदर जी, वेक्टर स्पेसेस आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस। वेक्टर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद मतलब हिल्बर्ट स्पेस को कह लेंगे ये इन्फिनिट डायमेंशनल है, उसके अंदर आप वेक्टर स्पेसेस को फाइनाइट डायमेंशन के साथ डिफाइन कर लेते हैं। आपको याद है जब हमने हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स की थी, तो जो मैट्रिक्स के ऊपर मैंने आपको एक प्रूफ भी दिया था करने का, क्यू पी माइनस पी क्यू अटैच कट आए, तो उसमें मैंने ये बात की थी कि ये इन्फिनिट एंट्रीज हैं इसकी। वो जो फोरियर सीरीज शुरू में लिखी थी, तो उसकी इन्फिनिट एंट्रीज होंगी, तभी एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी ना, तभी वो आपको एक फाइनाइट रिजल्ट, रियल वैल्यू रिजल्ट देंगी ना, वो जो स्टार्टिंग में हमने पहले लेक्चर में काम शुरू किया था, ठीक है। तो उसमें इन्फिनिट एंट्रीज थी, वो हिल्बर्ट स्पेस है, यानी वो मैट्रिसेस जो इन्फिनिट ऑब्जेक्ट्स वाले मैट्रिसेस होंगे, जिनके एलिमेंट्स इन्फिनिट होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिल्बर्ट स्पेस इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस होती है, उसके अंदर आप एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस डिफाइन करते हैं, उसको आमतौर पे वेक्टर स्पेस कह देते हैं। तो ये एक फ़र्क किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वेक्टर्स का जो डिफरेंस किया जाता है वो ये है। तो अब उससे हम बड़े, मतलब पहले वेक्टर स्पेस थी, अब उससे बड़ी चीज़ पे आ गए हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस की हैं वो तो हिल्बर्ट स्पेस की पहली प्रॉपर्टी में ही आ गई हैं, आगे उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर रहे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस उससे कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके अंदर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है।
ये चीज़ें अगेन मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा मैं क्लियर इनको करूँगा और मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी नहीं होगा। डायमेंशन और बेसिस, यहाँ पे आपने लीनियर इंडिपेंडेंस की बात करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिल्बर्ट स्पेस की एक डायमेंशन होती है और हिल्बर्ट स्पेस की एक बेसिस होती है। तो फ़र्ज़ करें इसको डिफ़ाइन इस तरह से किया जा सकता है कि अगर मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं phi1, phi2, phi3 अप टू phi n फॉर एग्जांपल, n फंक्शंस हैं सॉरी, तो ठीक है, यहाँ मतलब i से मुराद यहाँ पर 1, 2 एंड सो ऑन है। तो अगर मेरे पास अगर एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ कि अभी इसको मैंने फोरियर सीरीज के साथ जोड़ना है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग देयर, जस्ट मैथमेटिकली इनको देख रहे हैं कि ये क्या चीज़। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मिलाकर ये इक्वेशन बनी है। तो ये क्या होगी, a1 phi1 प्लस a2 phi2 प्लस a3 phi3 प्लस सो ऑन प्लस an phi n इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है। अगर इसका मैं सोल्यूशन निकालूं तो उसका मतलब होगा कि इन कोएफिशिएंट्स को मैंने निकालना है। अगर ये तमाम कोएफिशिएंट्स जो हैं, इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस ai इज इक्वल टू 0, यानी सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाए, सच दैट मसलन अगर आसान करना तो ये है कि अगर मेरे पास ये है ना a1 phi1 a2 phi2 प्लस a3 phi3 इक्वल टू 0, तो उसमें a1 a2 a3 तीनों 0 हों तो ये 0 बन जाता है, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि मैं बाकी दोनों को एक ही फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। तो ये लिनियरिटी की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगेन इसकी डिस्कशन बहुत लंबी है, मैं नहीं उसमें जाना चाह रहा, जस्ट गिविंग यू द आइडिया। और उसको आप देखिएगा जाके किताबों से। फॉर ऑल, यस, मैथमेटिकल सिंबल है। फॉर ऑल phi i बिलोंगिंग टू, बल्कि पूरी स्टेटमेंट तो मैंने लिखी नहीं है, हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। h हिल्बर्ट स्पेस को समटाइम h से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। बहुत कुछ में रह गया बताने वाला। मतलब ये इसमें जो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन लिख लें, वेक्टर्स लिख लें, वेक्टर्स, ठीक है, वो आपको देगा इज द डायमेंशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। ये डेफिनेशन है डायमेंशन की। और उन सारे वेक्टर्स को अगर आप एक सेट बना लें, ये वाले phi i जो वेक्टर्स हैं, इन सब का एक सेट अगर बना लें तो दैट विल गिव यू दी बेसिस, यानी वो वही चीज़ होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। जितनी तादाद है वेक्टर्स की, तो मसलन इस इक्वेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो इस हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशन जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं और n उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, n, और उसकी बेसिस के जो है कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कितने होंगे उस सेट के, n होंगे। तो n डायमेंशनल बेसिस कहेंगे इसको, n डायमेंशनल बेसिस। अगर ये n की बजाय इन्फिनिट ऑब्जेक्ट्स इस तरह के आप बना सकें तो वो इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस होगी, और उसकी जो बेसिस है वो भी क्या होगी, इन्फिनिट होगी। बेसिस के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना भी है। ऑर्थोनॉर्मल
ये टर्म्स अब शुरू हो गई हैं कि मेरे पास अगर दो फंक्शंस हैं और उनका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, यानी स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ, तो वो या 1 आए या 0 आए, या 1 आए या फिर क्या आए 0 आए। और 1 0 वाली कंडीशन पूरी करता है आपके पास क्रोनेकर डेल्टा। दिस इज नॉट ड्राग डेल्टा, क्योंकि ये डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं हम, क्रोनेकर डेल्टा। तो आई और जे अगर इक्वल होगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि फाई आई और फाई आई जो है इनका प्रोडक्ट आपको 1 देगा, और अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स लेंगे तो इनका प्रोडक्ट आपको 0 देगा। अकेली इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। और उसके साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी या नॉर्मलाइजेशन। तो ऑर्थोगोनल और नॉर्मल को मिला के लफ्ज बनाया ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थो आ रहा है इस प्रॉपर्टी से और नॉर्मल आ रहा है इस प्रॉपर्टी से, तो इसका नॉर्मल और इसका ऑर्थो मिला के हमने ऑर्थोनॉर्मल बनाया है। तो नाम ही बता रहा है कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये ऑर्थोगोनल भी होने चाहिए और नॉर्मल भी होने चाहिए। नॉर्मल होने का मतलब कि उनकी अपने ऊपर जो प्रोजेक्शन है या सेल्फ प्रोडक्ट है, इट शुड बी 1। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी है, आगे अभी बहुत काम करने वाला है। नहीं, एक चीज़ और, जस्ट एक पॉइंट और दे देता हूँ और फिर ख़त्म करते हैं। इसके बाद अभी ऑपरेटर्स का अलजबरा पूरा रहता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बेसिस, ये 2-3 चीज़ें भी रहती हैं। तो या तो आप इनको खुद कर लें, ठीक है, इसकी पिक्चर बना लें। इसमें मैंने बहुत कुछ अभी स्किप किया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ है, इसका प्रूफ है, इनकी बहुत कुछ इसके अंदर अभी आता है। फिर इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, मतलब ये जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, अगर इसको ऐसे है तो इसको ऐसे, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो ये चीज़ें आपने की हुई हैं मेरे ख्याल, ये इसी तरह ये सारा कुछ हो जाएगा। ये साए और साए का जो है दैट विल गिव यू साए मॉड स्क्वायर डी वाला। फिर इसी तरह से इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप साए साए लिखते हैं आई जे, चलो फाई कर लो, क्योंकि फाई को इस्तेमाल किया है इसने बेसिस के लिए जेटली ने, तो ये जो है ये डेल्टा आई जे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको पता है, यू आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वन रिप्रेजेंटेशन इनटू अनदर। लास्ट पॉइंट जस्ट डिस्कस करना है और उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर। कोई सवाल तो नहीं आया अभी तक? नहीं? ओके। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। कौन सा पॉइंट था लास्ट वाला? नहीं, पॉइंट नंबर, यहाँ पे तरतीब उलट है ना, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत सी छोड़ रहा हूँ। 6 नहीं, उधर पॉइंट कौन सा था? अभी 7 शुरू होगा ना, चलो 7th पॉइंट वो है स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी अगर नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग द वेव फंक्शंस एज सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो वो ये है कि अगर आप दो फंक्शंस का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो इस तरह से डिफाइन होगा। लेट्स से जस्ट मैं एक्स की डिपेंडेंस ले रहा हूँ, 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में हो तो डी क्यूब आ जाएगा,
आर। इसका अगर इंटीग्रेशन मैं लूँ तो इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो फाइनाइट आना चाहिए। ये मैं 2 फैक्टोरियल यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो फंक्शंस हैं इनकी इंटीग्रेशन स्क्वायर करके जब करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पता है ना, इट विल, मिसाल के तौर पे अगर मैं करूं साई कर लूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स, दिस विल बी साई मॉड स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं ना, डिफाइन इस तरह की थी कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिसका मतलब ये है कि पूरी कायनात में से आपने एक हिस्से को लोकलाइज करके यहाँ पर देखना चाहा है कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो अगर वो वहाँ पे नहीं है तो वो कहीं तो है ना। अगर वहाँ पे है फिर तो डिराक डेल्टा बन गया कि अगर आपने उसको लोकेट कर लिया कि वो एक ख़ास पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर एक ख़ास पॉइंट के ऊपर नहीं है और उस लोकलाइज रीजन में भी नहीं है तो फिर वो कायनात में कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं पूरी कायनात के ऊपर, पूरी स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट कर दूं तो वहाँ तो वो मुझे मिल जाएगा ना। तो मैंने जस्ट लिमिट्स अपनी अगर सॉरी लिमिट्स अगर मैं अपनी अगर -∞ टू इन्फिनिटी करूं तो फिर प्रोबेबिलिटी मुझे 1 मिलनी चाहिए। हो सकता है 0 टू L के दरमियान वो ना हो, लेकिन पूरी स्पेस में तो वो होना चाहिए। तो पूरी स्पेस में उसके पाए जाने का क्या इम्कान है, क्या चांस है, 100%। लेकिन इतनी सी स्पेस में पाए जाने का क्या चांस है, डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री कंडीशंस एंड वेव फंक्शन, ठीक है ना, उसकी बाउंड्री कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। सो अब ये फाइनाइट है, ओके। तो ये वो बात है जो यहाँ पर हमने की है कि यहाँ पे तो साई और साई का प्रोडक्ट लिया था ना। अब ये इंटीग्रेशन आप कर सकें और उसका कोई रिजल्ट, कन्वर्जेंट रिजल्ट निकल सके, इसको कहते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस होना लाजमी है साइज का, ठीक है। तो यहाँ पे साई साई के साथ है, साई फाई के साथ ले लिया है। लेकिन अभी मैंने बात की है कि जो हिल्बर्ट स्पेसिस हैं ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस हैं। तो इन्फिनिट डायमेंशंस के अंदर जब आप ये साई मॉड स्क्वायर निकालते हैं तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी आता है, इट इज़ नॉट फाइनाइट। हिल्बर्ट स्पेसिस में समझ रहे मेरी बात कि ये जो इंटीग्रेशन है जब आप -∞ टू इन्फिनिटी करेंगे, हम देखेंगे भी, फॉर एग्जांपल फ्री पार्टिकल के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो वो इन्फिनिटी देगा, आपको इन्फिनिटी देगा। दिस इज नॉट फाइनाइट, राइट। तो हिल्बर्ट स्पेसिस इनफाइनाइट डायमेंशनल हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे लेके आए कि वो इसको सेटिस्फाई कर सकें। इन वेव फंक्शंस के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ कैसे लेके आनी चाहिए, वो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन आपने कैसे बनाने हैं, ये एक बिल्कुल मतलब नया टास्क है कि आपको ज़बरदस्ती एक लिमिट लगानी पड़ती है इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस को फाइनाइट बनाने के लिए। ये एक लिमिटिंग केस है of the Hilbert spaces. So quantum mechanics is the limiting case of Hilbert spaces. बात समझ में आ गई आपको। तो इन्फिनिट डायमेंशनल अगर आप लेंगे तो फिर आप प्रोबेबिलिटीज डिफाइन नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आप इन्फिनिट डायमेंशंस की बजाय उसको फाइनाइट डायमेंशन में रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, उसको ट्रंकेशन कहते हैं। अगर मैट्रिसेस हैं तो हाइजेनबर्ग का जो मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑपरेटर फॉर एग्जांपल, दैट वाज इन्फिनिट डायमेंशनल, उसके इन्फिनिट रोज और इन्फिनिट कॉलम थे, याद है आपको। और अगर वो इन्फिनिट रोज और इन्फिनिट कॉलम्स आप न लें तो कम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स इन्फिनिट डायमेंशन में करनी पड़नी है आपको। लेकिन इन्फिनिट डायमेंशन में जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल डाइवर्ज करते हैं। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, उसको फाइनाइट कैसे बनाना है, ये पूरा एक अलग से टॉपिक होता है, लेकिन हम इसको फाइनाइट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जो 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, ऑर्डिनरी स्पेस, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, अब वो 3 डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन किया ना मैंने उसको, उसमें मैंने इन्फिनिट डायमेंशन नहीं लिया। तो वो जो वेक्टर स्पेस है उसमें मैं अगर कोई वेक्टर ए लिखता हूँ तो उसको किस तरह लिखते थे आप इस तरह लिखते थे, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी मिसाल देना चाह रहा हूँ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और बस फिर ख़त्म करते हैं।
ठीक है, तो ये वेक्टर था, ये अब फाइनाइट डायमेंशनल है, लेकिन ये वेक्टर है, ये वेक्टर स्पेसिस का हिस्सा है, इसका मतलब ये हिल्बर्ट स्पेस का हिस्सा है। तो असल में ये इनफाइनाइट था, जिसका एक फाइनाइट वर्जन हम यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब आपको पता है ये आई डॉट जे जो है ये क्या देता है आपको 0, और आई डॉट आई क्या देता है 1, ए डॉट ए क्या देता है ए स्क्वायर, राइट। इसको आप क्या कहते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ये ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि अगर आपके दो वेक्टर्स होंगे, अगर वो डिफरेंट बेसिस के अंदर हैं, ये आई बेसिस है, ये जे बेसिस है, तो अगर वो डिफरेंट बेसिस के अंदर है तो बस ये किया मैंने कि इसको इस तरह से लिख दिया था, इसी को ऐसे लिख दिया था, और इसको जो है वो ऐसे लिखना है, इसी वजह से ये 1 आएगा। ये देखो लिखा हुआ है ना 1, साय साय या फाई फाई करोगे तो वो 1 आएगा ना, सेम होगा। तो ये इस तरह से हैं चीज़ें। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, आप कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, जिसमें फाइनाइट डायमेंशन आप ले रहे होते हैं, बट हिल्बर्ट स्पेस इटसेल्फ इज इनफाइनाइट डायमेंशन। ओके, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर काफ़ी है, चीज़ें भी और भी बहुत सी रहती हैं, बट अगेन वी डू नॉट हैव ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच।